हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। वो सवाल यह है कि मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो किस कलर के साथ जलेगा, और जो जलने के बाद जो पाउडर बनता है, फेस पे लगाने वाला नहीं, जो पाउडर बनता है उसका कलर किस तरह का होता है और उसका नाम क्या होता है। आप इसको कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे पता है ये वीडियो लेक्चर में मैंने बता चुका है, फिर भी मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसे कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का बोर्ड प्रिपरेशन पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और सारे दोस्तों को शेयर कर दो यार। जैसे खुशबू कहीं कोई अच्छी चीज़ बनती है तो क्या होता है, उसका खुशबू हर जगह जाता है ना। तो ये भी चीज़ क्या है, ये भी एक अच्छा चीज़ है, एक अच्छा लेक्चर है, अच्छा वीडियो है ये, ठीक है। आप अगर इसे देखा है तो आप खुद इसे फील कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि मेरा संदेश आप तक पहुँचे, कि मैंने आज तक क्या बताया आपके लिए वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल कल देखा था, आज फिर से एक नया एग्जांपल शुरू करते हैं। लेट्स ट्राई द न्यू इक्वेशन। देखो, अगर आप बुक को डायरेक्ट पढ़ोगे ना यार, क्या फ़र्क है हमसे पढ़ने में या किताब खुद पढ़ने में, कोई फ़र्क नहीं है। हमसे भी आप सीखोगे, किताब से भी आप सीखोगे, लेकिन आपको जो एफ़र्ट लगाना पड़ रहा था खुद समझने के लिए, बुक को पढ़ने के लिए, उसको, उस एफ़र्ट को ही मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब ये वाला जो रिएक्शन है क्या है, Fe प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2O। Fe का नाम क्या है, Fe को क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन, ठीक है। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं हम लोग। तो चलिए इस रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करता हूँ मैं, वो आप देखिए किस तरह से बैलेंस करता हूँ मैं। बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप बस इंतज़ार करिए। पहले तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट को अलग बांटूंगा मैं। चलो ये बाउंड्री लाइन बना दी मैंने, बाउंड्री लाइन बना दी। ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया। क्या बन गया, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। चलो बॉर्डर बन गया। अब क्या करोगे, गिनोगे कि हमारी साइड कितने सैनिक हैं, उसके साइड कितने हैं, तो गिनो। इधर ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक। तो रिएक्टेंट साइड कितना आयरन है, रिएक्टेंट साइड कितना आयरन है, तो एक आयरन है। हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। कितने आदमी थे रे सांबा जी हुजूर, 2 यार। बस उसी तरह गिनते रहो यार, मुझे डायलॉग सही से याद नहीं है, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड अगर आप देखोगे, प्रोडक्ट साइड आप देखोगे तो कितना आयरन है आपके पास, कितना आयरन है, 3 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन आपको मौजूद है, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। 4 ऑक्सीजन आपको मौजूद है प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट साइड, तो 2। अगर आप बात करोगे किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2 है। आयरन क्या है, आयरन अनबैलेंस है। आयरन जो है रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 3 है। तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आयरन 3 हो जाएगा। मतलब आप आयरन के बगल में 3 लिख देंगे तो 3 आयरन हो गया। अब क्या कंडीशन क्या है, रिएक्टेंट साइड 3 आयरन है, प्रोडक्ट साइड 3 आयरन, बैलेंस। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। अब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। यार ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करूँ, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो कैसे होगा, ऑक्सीजन 1 था, इसको 4 से गुना कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। 4 से गुना करने का मतलब कि ये H2O को 4 करना पड़ेगा, H2O के आगे 4 लगाना पड़ेगा। 4H2O का मतलब हो गया, 4H2O का मतलब हो गया क्या, 4H2O का मतलब हो गया क्या, तो देखिए 4H2O
मतलब 4 गुने 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 8 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड कितना हाइड्रोजन हो गया? 8। तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट साइड तो 2 ही हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड जब 2 हाइड्रोजन है तो आपको पता लग गया होगा कि यार ये प्रोडक्ट साइड 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। कितना से? 4 से गुना कर देंगे। अब इस प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 8 हो गया, तो इसको कहाँ लिखेंगे? 4H2O लिख देंगे। क्या करेंगे? 4H2O लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 4H2O। ठीक है, आई होप अब तक आपने समझ लिया होगा कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन में बेसिकली हमको दोनों साइड जो है एटम के एलिमेंट को, एटम जो होता है उसी को बैलेंस करना होता है। जो भी एलिमेंट है उसके एटम को ही बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। देखो यहाँ पे इतना सारा लिखा है, क्या झंझट लिखा है यार, आपको इतना पढ़ना पड़े। देखो क्या लिखा है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फार्मूला। हमने बॉक्स बनाया? नहीं बनाया यार। बॉक्स क्यों बनाना बॉक्स? डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। हमने बॉक्स तो बनाया ही नहीं, लेकिन हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ बिना बॉक्स के? तो यार बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखता है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम। अब वही चीज़ बता रहा है जैसे मैंने डायरेक्ट आपको बताया कैसे एलिमेंट को आप लिखोगे, कैसे एलिमेंट को आप लिखो, कैसे आप एलिमेंट को लिखोगे। ठीक है, तो देखो आप वही चीज़ है कि नहीं? बिल्कुल सेम चीज़। आयरन 1 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 2 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 है, जबकि प्रोडक्ट साइड 4 है। ठीक है, देखो स्टेप 3 में बताता है। स्टेप 3 में क्या बताता है? इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये कहता है कि ये हमेशा आसान होता है, ये भी कभी कभी आसान होता है कि उस कंपाउंड को बैलेंस किया जाए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, जैसे Fe3O4। ये क्या है? ये कंपाउंड है, इसमें 2 तरह का एटम है। कौन कौन? एक आयरन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। H2O है आपके पास। क्या है? H2O। H2O में क्या है? तो H2O में 2 तरह का एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि एक साइड आप देखोगे तो केवल और सिंगल आयरन था और सिंगल आयरन था बस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और प्लस एक सिंगल H2 था, सिंगल H2 था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। तो यही कहता है कि सबसे पहले उस कंपाउंड को बैलेंस करना चाहिए, उस कंपाउंड से बैलेंसिंग स्टार्ट करना चाहिए जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। ठीक, इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। देयर आर 4 ऑक्सीजन। देखो यार इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैंने बताया। क्या करोगे आप? बंटवारा करोगे, फिर इधर उधर गिनोगे, तो दोनों साइड गिनोगे, गिन लोगे दोनों साइड, तो क्या होगा? फिर देखोगे बैलेंस हुआ कि नहीं, और जहाँ गुना करने की ज़रूरत पड़े उसके सामने और डाल दो, नंबर रख दोगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चलो देखो उसी इक्वेशन को इतना लंबा समझाया है। ठीक है, तो इतना ज़रूरत नहीं है। अब देखो कोई भी चीज़ हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ 3 स्टेट में पाया जाता है। 3 स्टेट मतलब राज्य नहीं, 3 स्टेट मतलब राज्य नहीं, 3 स्टेट मतलब उसका अवस्था, फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। एक तो गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस, लिक्विड और सॉलिड, यही तो 3 स्टेट हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सा है? अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर का 3 स्टेट बताओ तो कौन कौन सा है? गैस, सॉलिड, लिक्विड।
देखो, केयरफुली एग्जामिन अबव इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ इच रिएक्शन। यार देखो, अगर पीछे वाले रिएक्शन में जाओगे, इस वाले रिएक्शन को जब आप देखोगे, किस वाले रिएक्शन को, इस वाले रिएक्शन को जब देखोगे, तो यहाँ से हमें ये चीज़ नहीं पता चल रहा है कि आयरन जो है किस स्टेट में मौजूद है। मतलब आयरन, हम लोग किस आयरन को लिए हैं, सॉलिड आयरन, गैस आयरन या लिक्विड आयरन, है कि नहीं। यहाँ से हमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हाइड्रोजन हमने लिया है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट साइड बना है, लेकिन यार पता ही नहीं चल रहा है कि जो हाइड्रोजन हमको मिला वो गैस के फॉर्म में मिला है या लिक्विड के फॉर्म में मिला है या सॉलिड के फॉर्म में मिला है। Fe3O4 उसी तरह इसके बारे में भी नहीं पता चल रहा है यार। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, दया कुछ करो। तो इसको करने के लिए, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हमने डिसाइड किया कि जब से हम लोग किसी भी एटम को शो करेंगे तो उसके बेस पे, उसके बगल में ब्रैकेट के अंदर उसका फॉर्म दिखा देंगे। एस आपको सॉलिड को डिनोट करेगा, जी फॉर गैस होगा आपका, और L4 क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, केमिकल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने में सुविधाजनक बना रहे हैं, और दूसरा चीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं कि और इन्फॉर्मेशन दे सकें। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। जो भी केमिकल फार्मूला है, ये कंपाउंड है, जो भी केमिकल फार्मूला है उसके बगल में हम लोग डिनोट करेंगे कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। द गैसियस लिक्विड्स aqueous and the solid state of reactant product are represented by the notation GL, aqueous और S। एक और वर्ड कौन सा जुड़ा है यार, aqueous। हमने बताया, क्या बताया कि सॉलिड को S से दिखाएंगे, लिक्विड को L से दिखाएंगे और गैस को G से दिखाएंगे। एक नया वर्ड है, कौन सा, एक्वस, AQ से क्या शो करेंगे, एक्वस शो करेंगे, एक्वस। अब ये एक्वस क्या चीज़ है उसके बारे में जानना है तो वीडियो तो आगे देखना पड़ेगा यार, जानना है तो देखोगे वीडियो। ठीक है। द वर्ड एक्वस इज रिटेन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। देखो क्या देखोगे, ये मान लो बीकर है, क्या है, बीकर कैसा होता है, जनरली हम लोग लैब में शीशा का बीकर, ग्लास बीकर यूज़ करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं ग्लास बीकर यार, कभी तुमने अगर लैब में, चलो ये भी बता दूं, अगर यार तुमने अभी तक लैब में गया है, कोई भी लैब किया है, तुम किए हो, तो आप जानते होंगे कि लैब में जनरली जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो बीकर हो, टेस्ट ट्यूब हो, फनेल हो, मतलब कुछ भी होता है, तो उसे हम लोग ग्लास का ही क्यों रहता है। तो वजह ये है कि ग्लास जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, ग्लास जो है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। शांत बच्चा है यार, ग्लास बिल्कुल शांत है। ये तो कहता है मैं शांत हूँ यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझ में किसी चीज़ को डाल दो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही आप आयरन का बना लो, आयरन मतलब क्या, Fe का बना लो, फ़र्क पड़ेगा। हमने पिछली बार देखा Fe जब H2O के साथ रिएक्ट किया तो एक नया कंपाउंड दिया। ठीक है। तो अगर आपका बीकर जो है लोहे का रहता, पहला चीज़ यार भारी रहता, भारी बीकर कौन उठाना चाहता है यार, नहीं। तो अगर आप बीकर आपका आयरन का रहता, तो जैसे ही आप वाटर डालते इसमें क्या हो जाता, वो रिएक्ट कर जाता और बीकर का जो प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता। ठीक है। आप डालते कुछ, मिलता कुछ, फिर बीकर में से कहीं डालते तो वहाँ पे कुछ मिलता आपको, तो यार गड़बड़, सारा गड़बड़, झोल हो जाता। क्या हो जाता, झोल हो जाता। तो देखो हमने क्या बताने की कोशिश की कि एक्वस क्यों हमने यूज़ किया। तो एक्वस को हम लोग तभी लिखते हैं अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट को मैं R से दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट को P से दिखा रहा हूँ। अगर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है
इज प्रजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। पानी किस कलर का होता है? ब्लू 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 ब्लू। यार ऐसे तो पानी का कोई कलर नहीं होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता है। अगर मान लो जैसे ये वाटर है, ये वाटर है, इसमें अगर हमारा रिएक्टेंट मौजूद है एज ए सॉल्यूशन के फॉर्म में, किस तरह? सॉल्यूशन के फॉर्म में मौजूद है, तो इसी को बोलेंगे एक्वस फॉर्म है। किसमें? एक्वस फॉर्म में मौजूद है। चलो इतना देखा हमने। अब देखो यार, क्या देखोगे? नया रिएक्शन दिखलाता हूँ मैं, वो इसी को देखोगे। जैसे देखो ये क्या है? आयरन। बस ऊपर वाले रिएक्शन को ही लिख रहा हूँ मैं। 3 आयरन when react with 4H2O it gives क्या? Fe3O4 प्लस H2। अब हम क्या कर रहे हैं? अब सारा चीज़ का फॉर्म बता रहे हैं कि आयरन हमने जो लिया था वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस है। तो यार आयरन किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म लिया है। वाटर किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म है। क्या है? गैस फॉर्म, लिक्विड नहीं है। ये H2O क्या है? Fe रिएक्ट विद द H2O गैस, नॉट H2O वाटर नहीं। Fe3O4 क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। H2 यहाँ पे गैस है, मतलब हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या होगा? रिएक्शन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और आपका उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। याद रखिए कि आप, अगर आपका यार एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का या कुछ भी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो आप उसी रिएक्शन को 4 लाइन में लिख दो। उसी रिएक्शन को क्या करोगे? 4 लाइन में लिखो। पूरा एकदम पूरा 4 लाइन भर दिए यार आप, तो लिख के आप आके खुश हो, घर में सबको बता रहे हो कि यार मैंने तो पूरा पेज भर दिया, रिएक्शन लिख दिया, उसी सारे रिएक्शन को बना दिया। और एक और बच्चा है जिसने यार साफ लिखा कि ये रिएक्टेंट है इस साइड और इस साइड प्रोडक्ट बनेगा, इस फॉर्म में रिएक्शन को लिखा, और जो भी उसने कंपाउंड को केमिकल को यूज किया था उसका फॉर्म दिखाया कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, एक्वस है, किस में है। यार मेरी बात जान लो, आप मेरी बात जान लो कि आपको हो सकता है 10 में से 5 मिले, यार ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन इस बच्चे को यार 10 में से 9.5 तो मिलेगा ही मिलेगा अगर रिएक्शन सही लिखा है तो रिएक्शन सही लिखा है तो ऐसा नहीं कहना आके दोबारा कि यार सर मैंने आपने बोला था ऐसा करोगे तो रिएक्शन सही नंबर मिलेगा, मैंने लिखा उसको लेकिन नहीं मिला, यार तुम बकलोल रह जाओगे फिर, ठीक है। वही चीज़ लिखना जो चीज़ सही है। अब आ जाओ, तो क्या लिखता है? नोट दैट द सिंबल G used with H2O to indicate that it in this reaction water is used in the form of steam। स्टीम क्या होता है? भाप यार, भाप, ठीक है। वाटर को गैस के फॉर्म में यूज किया गया है, ना कि लिक्विड के फॉर्म में। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। देखो ये जो फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड, फिजिकल स्टेट को हम लोग नहीं बताते हैं कि वो किस तरह का है, ठीक है, जब तक हमें ज़रूरी ना हो। सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। फिजिकल का मतलब समझ में आया? फिजिकल का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब चीज़ें। देखो हम लोग जनरली क्या है, हर एक रिएक्शन के साथ, मान लो जैसे ये रिएक्शन था Fe प्लस 3Fe प्लस 4H2O, क्या दे रहा था आपको? दे रहा था क्या? Fe3O4 दे रहा था प्लस H2 दे रहा था। बैलेंस है रिएक्शन? नहीं बैलेंस, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का टेम्परेचर नहीं शो किया। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं था इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है ना कि जिसको उस टेम्परेचर पे अगर नहीं ले जाओगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। जैसे यही देख लो, इसी रिएक्शन को देख लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब 2H2 किसके साथ? गैसियस, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस के फॉर्म में, कि जो 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब तक ये प्रेशर नहीं पहुँचेगा तब तक ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ये इसलिए
ये रिएक्शन जो है किसके स्पेसिफिक हो गया, ये रिएक्शन जो है प्रेशर स्पेसिफिक है, मतलब इसमें प्रेशर तुमको दिखाना जरूरी होगा। जब भी इस रिएक्शन को लिखोगे तो ये चीज़ बताना जरूरी होगा कि कोई कोई रिएक्शन तो ऐसा ही होता है यार कि जिसमें केवल और केवल टेम्परेचर को ही पूछ लिया जाता है कि बताओ ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होगा। तो ये रिएक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, ग्लूकोज कैसे बनता है, ये रिएक्शन आपसे ज़रूर पूछ सकता है एग्ज़ाम में। उसे को आप लोग लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ठीक है, लेकिन याद जरूर कर लीजिए। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस लिखा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ घुला हुआ है, ठीक है। ये 12H2O यहाँ लिक्विड के फॉर्म में है, वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। व्हेन 6 कार्बन डाइऑक्साइड in aqueous form react with the 12H2O in presence of sunlight, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये चीज़ जो है आपको लिखना ज़रूरी होगा। अगर आपने ग्लूकोज का रिएक्शन लिखा, ग्लूकोज के फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखा और सनलाइट और क्लोरोफिल लिखना भूल गए तो यार आपको नंबर कब मिलेगा, ये बात जान लो। ये रिएक्शन आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के यार मैं कल शुरू करूँगा, लेकिन आज मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा क्या, हमने अभी तक पढ़ा कि रिएक्शन कितना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ें कितने कितने प्रकार का रिएक्शन होगा। मेरे प्यारे बच्चों जो 9वीं पास कर आए हो 10वीं में, उनको कुछ कुछ आइडिया होगा, और नहीं आइडिया है तो चलो यहाँ मैं आपको आइडिया दूंगा, लेकिन ये लेक्चर कल होगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। सिंपल सी बात इतना ही है कि एटम जो होता है एक एलिमेंट का, और दूसरे में नहीं बदलता है। डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, बदलाव नहीं आता। नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। मतलब जो भी एटम, आपने 3 तरह का रिएक्शन देखा, 3 तरह का रिएक्शन आपने देखा, ऊपर में ये रिएक्शन देखा। देखो यहाँ पे एलिमेंट का जो एटम है वही चीज़ है ना यार, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इधर H2 भी है, इधर CH3OH हो गया। CH3OH में क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यही ना है कहीं भी। तो कोई भी एटम जो है बाहर से नहीं आता है, ठीक है, कोई भी एटम बाहर से नहीं आता है। ना ही अगर तुमने 2 तरह के एटम डाले हैं तो ना ही कोई एटम गायब होगा, डिसअपियर होगा, ठीक है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अगर तुमसे कोई केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन पूछ दे, अगर तुमसे पूछे क्या कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या है केमिकल रिएक्शन क्या है, तो क्या बताओगे। देखो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन में जो है एक बॉन्ड बनता है एक साइड, एक बॉन्ड टूटेगा, ऐसा ही चलता है यार। केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड कभी बनेगा, कभी बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, तभी जाके वो नया सब्सटेंस देगा। यार मान लो जैसे तुमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला था, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, ठीक है, अब ये टूटेगा ही नहीं तो तुमको कोई दूसरा चीज़ कहाँ से मिलेगा, दूसरा चीज़ कहाँ से मिलेगा। अब जैसे पिछली बार वाला रिएक्शन ले लो आप, कि आपने 3 एटम डाले थे आयरन के, 3Fe प्लस 4H2O। तो अगर मान लो ये बॉन्ड, इसमें ये जो रिएक्टेंट आपने डाला मिक्स, ठीक है, ये रिएक्टेंट अगर एक दूसरे में केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसका मतलब बॉन्ड का टूटना या बनना नहीं होता। अगर बॉन्ड नहीं टूटता और बनता तो क्या आपको लगता है यार कि Fe3O4 मिल जाता आपको? नहीं मिलता। कैसे मिलता, आयरन तो इधर है, H2O इधर है, नहीं मिलता, प्लस H2O। देखो क्या हुआ यहाँ पे, जब तक ये H2O जो है
ये H2O नहीं टूटा होगा। किस में नहीं टूटा होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका जब तक अलग अलग नहीं हुआ होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब तक इसका अलग अलग नहीं हुआ होगा, तो कैसे केमिकल रिएक्शन होता? नहीं होता। ठीक है, तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक तरह का रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन एक तरह का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये लाइन, ये 2-3 वर्ड आप बोल दी ना। केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनता है। किसके बीच? तो एटम्स के बीच। किसके बीच? एटम्स के बीच। टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। किस लिए? क्यों बॉन्ड टूटेगा यार? नहीं तोड़ेंगे बॉन्ड, नहीं बनाएंगे नया बॉन्ड। मत बनाओ, मत तोड़ो, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। जब आपको रिएक्शन नहीं होगा तो नया प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात। वो कहते हैं ना, एक कहावत है यार पढ़ने पे कि ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। कोई पढ़ाई नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसी तरह है कि नो ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, नो रिएक्शन। ब्रेकिंग और मोर ब्रेकिंग एंड मोर मेकिंग ऑफ बॉन्ड, मोर न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म। है कि नहीं? अब हम लोग को क्या पढ़ना है? तो यू विल स्टडी द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब हम लोग जो है जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि टाइप ऑफ बॉन्ड में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा और भी रिएक्शंस आएंगे। तो आपको क्या करना है? अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ बुक भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किताबें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर समझाऊंगा। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। सब्सक्राइब प्लीज़, सब्सक्राइब करना। देखो एक इम्पोर्टेंट सी बात मैं बता दूं कि अगर आप केवल मार्क्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो यार मार्क्स कैसे भी आ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, तो पढ़िए और खेलिए और मस्त यार मज़े में रहिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।